हमारे एक सर रहे हैं, और सर के अलावा वो पहले मुजफ्फरपुर के एडिशनल एसपी रहे हैं, विमलेश चंद्र झा। तो विमलेश चंद्र झा सर थे, और वो मतलब अपने बेटा के जैसे हमको मानते थे, और हम भी उनको अपने पिता के बराबर ही मानते हैं। तो कई बार हमारा उनका जब बातचीत होता तो हम पूछते कि सर इतना पॉलिटिकल साइंस मेरा खराब तो नहीं है, कई बार आंसर लिख के दिखाते। तो कहते कि नहीं नहीं इतना अच्छा तो है, लेकिन कई बार अब साथ में रहते रहते थोड़ा आपका मोरल डाउन हो जाता है। तो क्या कि अब करना क्या है। तब तक दुर्भाग्य कह लीजिए या संयोग कह लीजिए कि उस समय लॉकडाउन लग गया, कोरोना आ गया। कोरोना आने के समय पहला कोरोना 3 महीने के आसपास का लगा, कुछ काम नहीं था, सारी चीज़ें बंद हो गई थी। उस समय मैं साइबर कैफे चलाता था और पढ़ाता भी था। कुछ समय मैं सोचा कि अब इसको करें क्या। तो हमारे पास एम लक्ष्मीकांत का बुक और डीडी बसु का पॉलिटिकल साइंस का बुक रखा हुआ था, और उस 3 महीने में उसको पूरा ही 2 बार पढ़ गया। और उसी समय दिल्ली विश्वविद्यालय का एक पीजी का फॉर्म आया हुआ था। मतलब ये पूरा ही सर्कमस्टेंशियल है कि कुछ हमारा तय था नहीं, पढ़ाई कर रहे थे। और बिहार यूनिवर्सिटी में 2 बार पीजी के लिए अप्लाई किए, तो कई बार कहा गया कि कुछ पैसा दे दीजिए तो आपका नाम आ जाएगा मेरिट लिस्ट में, हम पैसा तो नहीं देंगे चाहे आए चाहे ना। और इस चक्कर में 2 साल मेरा बीच में गैप हो गया। तो वहाँ पे जब हम फॉर्म भरे, डीयू का तो किसी को बताया नहीं कि हम पॉलिटिकल साइंस से ही पीजी करने का सोच रहे हैं। तो पीजी करने का अप्लाई किए। अप्लाई करने के बाद किसी को नहीं पता था कि हम अप्लाई भी कर चुके हैं, फॉर्म भी भर चुके हैं। लॉकडाउन में पूरा 3 महीने पढ़े। पढ़ने के बाद वो जो एग्ज़ाम होता था अगस्त सितंबर में, वो अनफॉर्चुनेटली हुआ दिसंबर के आसपास। उस समय एग्ज़ाम देने पटना गए। पटना से एग्ज़ाम देने के बाद जब यहाँ आए तो हमारा फाइनली उसमें सिलेक्शन क्या हुआ कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है उसका, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसमें ही हमारा हुआ। और उसमें हमारा जब हुआ तो हम प्रयास कर रहे थे कि अब इसको करें तो कैसे करें। तो लॉकडाउन चल रहा था, और पिताजी को बताया कि मेरा सिलेक्शन जो है ना वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया हुआ है। और लॉकडाउन की वजह से मतलब समझिए कि हमारे पास, हमारे परिवार की, चूँकि मध्यम वर्गीय परिवार, सारे लोगों की स्थिति खराब थी। और पिताजी को कहे कि 20,000 रुपये इसमें जमा करना पड़ेगा। पिताजी बड़े परेशान थे कि कहाँ से हो पाएगा। हम एक व्यक्ति से पैसा मांगे 10,000, ठीक है, तो उन्होंने 10% ब्याज पे दिया। और एक आदमी से मांगे 10,000 तो 6% ब्याज पे दिए। कुल मिला के 20,000 16% पे हम ले पाए थे। और उसको 1.5 साल तक ब्याज भरे हैं उनका हम। ब्याज भरने के बाद यहाँ पे लॉ कॉलेज का एडमिशन हो रहा था। तो लॉ कॉलेज में कभी जाना ही नहीं था, वकालत करना ही नहीं था। अचानक लॉ कॉलेज का फॉर्म दिखा, ऑनलाइन एक्सप्लोर कर रहे थे, फॉर्म डाल दिए, यहाँ भी एडमिशन हो गया। तो वहाँ ओपन लर्निंग था तो दिक्कत नहीं हुई, यहाँ पे हमारा लॉ हो गया। और इसी तरीके से हम वकालत के करियर में चले आए, जो कि तय नहीं था, समय ही ले गया। तो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि जब आपने चुनाव लड़ने का फैसला किया तो सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? अगर सबसे बड़ी चुनौती क्या थी, सबसे पहले तो यही खाली बता दीजिए कि जब चुनाव लड़ने गए, चुनाव लड़ने का सोचा तो क्या आपको चुनौती का सामना करना पड़ा? देखिए, जब हम धर्म को और अध्यात्म को बहुत मानने वाले आदमी हैं, और हम कई बार मानते हैं कि जीवन जिस कार्य के लिए आपको यहाँ पे आप आए हैं, बिना उस कार्य को किए बगैर आप यहाँ से जा नहीं सकते। तो हुआ ये कि वकालत के समय में घूमते घूमते एसडीओ वेस्ट के ऑफिस में किसी कारण से हमको जाना पड़ा। जब एसडीओ वेस्ट के ऑफिस में किसी कारण से जब हमको जाना पड़ा तो वहाँ पे लिखा हुआ था आम चुनाव 2024। तो हमारे साथ एक हमारे भाई ही हैं, प्रिंस नाम है उनका। तो हम उनसे पूछे कि प्रिंस चुनाव लड़ लें क्या। तो चूंकि 11 साल टीचिंग कैरियर में रहने का नतीजा ये हुआ था, या सोशल लाइफ में रहने का नतीजा ये हुआ था कि बहुत सारे हमारे बच्चे ग्रेजुएट, मास्टर सब कर चुके थे। और हमारा पहले से जो व्यवस्था था वो भगवान की दया से बना बनाया था। उसके बाद तो प्रिंस बोला कि भैया बहुत लोग गाली देंगे, हम ऐसे कौन से लोग पूजा करते हैं, गाली ही देंगे 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 चला जाएगा। हम लोगों को ये तक नहीं पता था कि नॉमिनेशन फॉर्म भरना कैसे है, नॉमिनेशन फॉर्म मिलेगा कहाँ से, कितने का मिलेगा, कौन देगा। तो 3-4 दिन पहले हम लोग एसडीओ ऑफिस के ही चक्कर लगाए, तो उसी में से किसी ने बताया कि चले जाइए नजारत में मिलेगा। तो नजारत गए, नजारत जाने के बाद वहाँ पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि फलाने तारीख को आइए। तो जिस दिन हम लोगों का नॉमिनेशन था ना, उस दिन हमको ये भी नहीं पता था कि 11 बजे से 3 बजे तक ही नॉमिनेशन फाइल होता है, और ये भी नहीं पता था। और मतलब इस लेवल की स्थिति थी कि चुनाव लड़ने के लिए जो आप बोले ना कि चुनौती क्या थी, चुनौती सबसे बड़ी चुनौती होती है आपके अपने लोग।
आपके अपने लोग जो आपको आपका हाथ पकड़ के रास्ते पे ले जाना चाहिए, वो आपको ये बताते हैं कि आप फलाने व्यक्ति के अगेंस्ट खड़े होइएगा तो मरवा देगा, आप फलाने व्यक्ति के अगेंस्ट जाइएगा वो क्रिमिनल है, वो मरवा देगा, वो मुजफ्फरपुर मैनेज करते हैं, वो फलाना करते हैं, वो ढिमकाना करते हैं, आपको मरवा देंगे। सवाल उठता है कि आपके अपने अभिभावक ही आप पे भरोसा नहीं करते हैं, या फिर उनकी भी मजबूरी है कि जिस समय वो कुछ सोचे होंगे उनको डरा दिया गया होगा। लेकिन आज की जो पीढ़ी है वो बगावत की पीढ़ी है, आज आप उसको डरा नहीं सकते हैं। अगर आप उसको फिजिकली डराइएगा तो आपको डिजिटली हैरेस करके छोड़ देगा, आप रह जाइएगा रास्ते पे। तो सबसे बड़ी चुनौती थी अपने लोगों को कन्विंस करना, और कन्विंस करते करते सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग डिफ़िकल्ट कन्विंसिंग होता है कि हाँ, आप अपने परिवार को डरा देगा लोग कि हाँ आपका बच्चा जो ये करने जा रहा है फलाना आदमी। सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि आपको जान से मार देगा। भगवान के दया से और भगवती के आशीर्वाद से ये डर खत्म हो गया हुआ, इसलिए हम फर्क नहीं करते। और हमारे चुनाव लड़ने का नतीजा ये है कि इस बार लगभग 100 से ऊपर बच्चे जो है ना लोग, वो पंचायत चुनाव में अपीयर हो रहे हैं हमारे देखा देखी। जब उनको पता है कि जब विक्की भैया बिना पैसा के चुनाव लड़ सकते हैं तो हम भी लड़ सकते हैं, लड़ रहे हैं लोग, हमारा पूरा सहयोग है। बहुत अच्छा आपने कहा एक बात कि जब चुनाव लड़ना होता है तो सबसे बड़ी चुनौती होती है कि सामने वाले लीडर्स को देखकर हमारे समाज के लोग या हमारे खुद के ही पेरेंट्स, पारिवारिक लोग जो वो डर जाते हैं कि भाई ये काम हम लोगों का नहीं है, बड़े लोग कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये डर तो होता है, वाजिब है, सब लोग ये बात जानता है। लेकिन अब डरने की ज़रूरत नहीं। जब आप लड़ने जाते हैं, समाज के बीच में काम करते हैं, जब आप कोई युवा सिर्फ काम करे, लोगों से जुड़ के रहे और उसके बाद वोट मांगने जाए तो शायद यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई एक दूसरे को परेशान भी नहीं करेगा। तो इसी तरीके से आपका भी सोच रहा है और आप चुनौती सबसे बड़ा रूप में यही देखते हैं कि लोग डर जाते हैं ये काम करने में। मेरा अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर आम आदमी को अपने कानूनी अधिकारों की सिर्फ 3 बातें जाननी हो तो वो क्या होनी चाहिए? कम से कम 3 बात जो कानूनी रूप से लोगों को जानना चाहिए, वो क्या क्या होना चाहिए, थोड़ा बताएंगे? क्योंकि आप तो पेशे से प्रख्यात अधिवक्ता भी है। देखिए, 3 बातें जो लोगों को जाननी चाहिए, उसमें सबसे पहली बात जाननी चाहिए कि आपको इस देश में संविधान से बहुत अधिकार मिला हुआ है, और आपको संविधान जब तक आपके देश में है तब तक आपको किसी भी अधिकारी, किसी भी नेता, किसी भी पदाधिकारी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो संविधान आपको अधिकार देता है उसके पास जाने का, उससे सवाल करने का और अपने शिकायतों का समाधान पाने का। दूसरी चीज, आप किसी भी व्यक्ति के आगे जब आप कमजोर अपने आप को साबित करते हैं तो वो व्यक्ति आपके सर पे चढ़ के नाचना शुरू करेगा। तो सबसे पहला चीज, किसी भी व्यक्ति से खुद को कमजोर समझने की कोशिश ना करें। तीसरी चीज कि जब कानूनी अधिकार की बात आ रही है तो उसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण हेल्प करता है आपका फंडामेंटल राइट, भारतीय संविधान का भाग 3। जब आप भारतीय संविधान के भाग 3 को बहुत अच्छे से समझेंगे या भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ लेंगे और समझ लेंगे तो आप समझिए कि आप संविधान को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और आपके भीतर का आधा डर संविधान ही खत्म कर देता है। डरते किस चीज से हैं? क्योंकि अधिकारी के पास जाने में डर इस बात का लगता है कि अधिकारी के बहुत सारे होते हैं चमचे, बहुत सारे होते हैं दलाल, वो मार्केट में र्यूमर फैला के रखते हैं कि ना ना वहाँ जाइएगा आपका मामला उल्टा हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा, आपको वो हो जाएगा। तो करना ये है कि आपको डायरेक्ट अधिकारी के पास जाना है बजाय किसी चमचा को पकड़ने के। आप जाइए, मिलिए। अरे देखिए, जब कहा जाता है ना कि अगर हमको भीख मांग के ही खाना हो तो हम किसी अच्छे घर से मांगेंगे, भीख मांग के खाना हो तो किसी ऐसे घर से मांगेंगे जहां से हमारा पेट भर जाए। जो खुद उस स्थिति में उस हम क्या भीख मांगेंगे? तो हमको अधिकारी के ऑफिस में जाना है, जाएंगे। अगर वो हमको डांटता भी है ना तो हमको सीख मिलेगा कि किस कारण से डांटा और क्यों उसके ऑफिस में हमको कैसे जाना है, सीखेंगे। ये चीजें हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो हमारा ये है, बहुत अच्छा आपने बताया कि 3 बातें संविधान को जानिए और भाग 3 को जानिए संविधान का। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि समाज की सबसे बड़ी समस्या आपको कौन सी लगती है और उसका समाधान कैसे हो सकता है? समाज की जो सबसे बड़ी 3 समस्या है वो क्या लगती है आपको? समाधान क्या है आपके पास? समाज की सबसे बड़ी समस्या एक है और उसका समाधान भी एक ही है। समस्या एक है, हर बात में चुप रहो। कोई घूस दे रहा है लेकिन आप चुप रहिए। अधिकारी से आपको कुछ पूछना है, पीछे वाला कहेगा चुप रहिए। अगर आपके पिताजी कुछ गलत कर रहे हैं, आप सवाल उठाने जाइएगा, घर में माँ कहेगी चुप रहिए। सबसे बड़ी समस्या क्या है? चुप रहने वाला। और उसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, पूछिए,
बोलिए। आप जब तक बोलेंगे नहीं, आपका ना तो अधिकार मिलेगा, ना आपके अधिकार को कोई दबा पाएगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बोलना। बोलिए, और एक बार बोलने के लिए आपका कॉन्फिडेंस खुल जाएगा, दूसरी दुनिया का कोई ताकत वापस आपको फिर कमजोर नहीं बना सकता। चुप नहीं रहना है, बोलना है। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि चुनाव लड़ने के बाद आपकी सोच में क्या बदलाव आया? क्या, हाँ, क्या आपके सोच में क्या बदलाव आया? पहले यही बता दीजिए कि चुनाव लड़ने के बाद आपके जो सोच है उसमें क्या नया चेंजेस? चुनाव लड़ने के बाद जो हमारी सोच में सबसे बड़ा परिवर्तन आया है वो ये आया है कि आज भी देश में नेता लोगों को गधा बना रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, गधा इसलिए बना रहे हैं कि आपके पास तक आज आप भरोसा करेंगे, आपके मुजफ्फरपुर जिले में बहुत सारा इलाका ऐसा है जहाँ पे आज स्कूल भी नहीं है। 4 गांव मिला के एक ट्रांसफार्मर है, और उस 4 गांव वाले ट्रांसफार्मर में से कोई एक गधा आदमी उठता है और नेता का दलाली करता है, और पूरे 4 गांव का वोट नेता को दिलाने का वादा करता है, और उस पूरे 4 गांव के वोट का पैसा वो अकेले उठाता है। बदले में आपके यहाँ ना तो बिजली जा पाती है, ना सड़क जा पाता है, ना पानी जा पाती है, कुछ भी नहीं जा पाता है। सवाल उठता है कि हमको उसका अधिकार दिलाना है। तो सोच में परिवर्तन यही आई है कि जो नेतागिरी करते हैं, जो अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं नेतागिरी से, वैसे नेताओं को बदलने की आवश्यकता है। और जो हमारा अधिकार है वो हमको दो। चुना गया मेरे द्वारा है तो तुम हमारे ही अधिकार को दोगे ना, किसको दोगे? और वो क्या करता है कि हमारा भविष्य दांव पे लगा के अपने बच्चे का भविष्य शुरू कर देता है। ठीक है, बिल्कुल। और सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना, आज हम कई बार, आप बहुत दूर नहीं, आप यहाँ जाएंगे, पानापुर में एक गाँव है, ठीक है, जब कांटी से आगे बढ़ेंगे पानापुर में, आज भी लोगों का घर जब आप देखेंगे ना तो 3-3 फीट ऊपर करके रखा हुआ है, जिससे साबित होता है कि यहाँ बाढ़ की समस्या है। 4 गांव मिला के तब वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर था, तब जाके हम डीएम साहब को लिख के वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगवाए थे अलग। स्कूल के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय को कहा गया था, तो उन्होंने कहा था कि जमीन अगर गांव के लोग देना चाहते हैं तो हम स्कूल बनवाएंगे। गांव के लोग तैयार हैं स्कूल देने के लिए। तो जब हम एक हारे हुए कैंडिडेट होकर ये कर सकते हैं, तो जीता हुआ क्या क्या कर रहा है? फिर पैसा पास हो रहा है। आपको हम ऐसा चीज़ बता सकते हैं कि अगर वैशाली संसदीय क्षेत्र की जहाँ तक आप बात करिए, वैशाली संसदीय क्षेत्र में जब आप आएंगे तो यहाँ पे सांसद हैं, जो भी सांसद हैं उनका काम क्या है, जब आप देखेंगे संसदीय कार्य मंत्रालय का रिकॉर्ड डाटा उठा के, तो आप पाएंगे कि 50-50 लाख रुपए लाइब्रेरी, अभी तक 19 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, और 50 लाख रुपए लाइब्रेरी के नाम पे दिए गए हैं। और एक ही व्यक्ति को बार बार टेंडर दिया जाता है, सड़क का टेंडर। और देखिए, आपको बताते हैं उसमें 50 लाख में क्या दिया गया, एक 6,000 या 7,000 वाली छोटी सी अलमारी, और उसमें साहित्य का 5-6 किताब। मुझे ये समझना है कि जो बच्चा अभी 4 क्लास में, 5 क्लास में, और उसके पास कॉपी सही से नहीं है, उसको आप साहित्य का किताब क्या पढ़ा रहे हैं उसको आप? अगर आपको लाइब्रेरी के नाम पे आप दे रहे हैं अलमीरा, और सबसे मूर्ख वैसा शिक्षक है और वैसा प्रिंसिपल है जो वैसे दिए हुए सांसद के पैसा को अप्रूव कर दे रहा है कि सांसद ने ये दे दिया, अप्रूव कर दिया, बिल अप्रूव करके दे देते हैं वो लोग, मिलजुल के खा रहे हैं। स्वास्थ्य में देख लीजिए, 25-25 लाख रुपए का टेस्ट किट दिया हुआ है, जिस टेस्ट किट का बढ़िया से बढ़िया का दाम अगर आप लेंगे तो 1 लाख रुपये से 1.25 लाख रुपया है, उस पर 25 लाख रुपया दिया गया। और वैसे वैसे स्वास्थ्य केंद्र को दिया गया है जहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र है ये नहीं है, खाली जमीन है, बच्चा क्रिकेट खेलता है ये नहीं है। और भारत सरकार जब उनसे बिल के जगह पे मांगती है कि आप जियो टैग फोटो दीजिए, तो फोटो के जगह पे बिल अपलोड करके छोड़ दिए हुए हैं लोग। और जब आप पूछने जाएंगे, और इसमें न्यूज वाले लोगों की बात बता रहे हैं, जब ये सारी चीजें विथ फैक्ट न्यूज वाले को दी जाएगी तो वो क्या करता है पता है, आपसे 2,000 मांगेगा और आप दे दीजिएगा या नहीं भी दीजिएगा तो चला जाएगा अपोजिट पार्टी के यहाँ, वहां से 10,000 मिलेगा, आपका न्यूज गायब। इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि इस देश में न्यूज चैनल है, सबसे गड़बड़ वही करता है सब। आपके जो सफ़र है वकील की, उसमें ऐसा कोई केस आया है जो आपके जीवन और सोच दोनों को बदल दिया हो? ऐसा कोई केस के बारे में? देखिए, वकालत का कैरियर अभी मेरा कोई बहुत लंबा कैरियर नहीं रहा है, लेकिन फिर भी कई बार कुछ चीज़ें आती हैं जो देख के मन इतना विचलित हो जाता है। चूँकि हमारा प्रोफेशन है, हमारा प्रोफेशन ये बताता है कि आपके पास कोई व्यक्ति जो बहुत बड़ा क्रिमिनल भी अगर है तो भी आपको उसके केस को लेने से आप मना नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका अधिकार है कि, और ये आपका दायित्व है कि आप उसका केस लें और उसके लिए काम करें।
एक हमारे पास केस आया हुआ था जिसमें एक लेडी थी, चूँकि हमारे उस समय जिनके यहाँ हम प्रैक्टिस करते थे उस समय की बात बता रहे हैं, एक लेडी थी और वो कटरा साइड का कहीं का केस था, नाम तो ध्यान में नहीं आ रहा है। उन्होंने अपने जाऊत, जिसको हम लोग कहते हैं, जाऊत को फांसूल से 7 टुकड़ा में काटा था उन्होंने। हाँ, जाऊत मतलब अपने देवर के बेटे को काटा था, और काटने के बाद मिट्टी में इतना इतना गड्ढा करके बॉडी पार्ट गाड़ के, और ऊपर में जिस तरीके से माई स्थान बनता है ना, वैसा पिंडी बना के डेली अगरबत्ती दिखाती थी। बहुत सालों से जेल में थी, लोक अदालत के थ्रू मामला आया हुआ था, तो उनसे पूछा गया कि आखिर आप ऐसा विभत्स काम किए क्यों? तो कहती है कि हमारा भौक न रही से हम कह दिलिए ऐसा ही हो गए। समझ रहे हैं? तो कई बार चीज़ें इस तरीके से आती है जहाँ पे आप क्या बताएंगे उसको। अब आप उस लेडीज़ को ऑलरेडी जो 12 साल 10 साल सजा काट रही है, और जिस बच्चे के साथ हुआ, एक तरफ बच्चा एक तरफ लेडीज़ है, जिसको ये अनुभव नहीं है कि हम क्या किए हैं, जिसको ये महसूस नहीं हो पा रहा है कि हम किए क्या हैं, और जो बच्चा आपके पास अवेलेबल नहीं है उसकी स्थिति को आप महसूस करिए, उसके माँ बाप की स्थिति को महसूस करिए, तो समझ में आता है कि देश अभी भी बहुत ही पीछे चल रहा है। अभी देश की स्थिति उतनी सुदृढ़ नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी। तो महसूस होता है कि हाँ, हमको काम किन के लिए करना है, किसके न्याय के लिए हमको लड़ना है। ये सारी चीज़ें आती हैं वकालत के करियर में। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी था कि अभी भी लोग जो है वो बहुत पिछड़े हुए हैं। मतलब आप बुद्धि से कहिए, सोच से कहिए, ये केस देखकर लगा सही में कि बहुत हृदय विदारक जो ये केस था। खैर, यहाँ पे एक जो भी युवा और हमारे जो पब्लिक सुन रहे हैं हम लोगों को, तो उन युवाओं को आप क्या कहना चाहिएगा जब वो जो भी युवा राजनीति या ये एडवोकेट और बिजनेस के क्षेत्र में अगर काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश? लिए मेरा एक संदेश हमेशा से रहा है, और चूंकि हम अपनी एक पार्टी भी बनाने के प्लान में हैं, उस पार्टी को बनाने के पीछे पर्पस यही था कि जितने भी हमारे युवा साथी हैं, क्योंकि हमको अपने पर्सनल कैरियर बनाने के लिए तो हम चुनाव लड़ ही रहे हैं और हमारे साथियों का सहयोग मिल ही रहा है, लेकिन हमको उनके अधिकार के लिए भी सोचना है। इसलिए हम लोगों ने चुनावी एक पार्टी बनाने की घोषणा की है और उस पर हम लोग काम कर भी रहे हैं। देखिए, युवाओं को शिक्षा के साथ साथ राजनीति को भी एक कैरियर ऑप्शन बना के रखना चाहिए। मूर्खों के राज में अगर पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो वो भी मूर्ख बन जाएंगे। बेहतर है कि इस मूर्खों को बदलने की आवश्यकता है, और मूर्ख को तब बदल सकते हैं जब आप एक एजुकेटेड और एक डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स की तरफ वही आगे बढ़ सकता है जो पढ़ा लिखा यूथ हो। गंवार तो बढ़ नहीं सकता है। जो अनपढ़ नेता है, जो अनपढ़ आएगा तो सीधे सीधे अपने पूरे परिवार के तरफ ही झुकाव लगाएगा, बेटी बने, बेटा बने, फलाना बने, ढिमकाना बने। इसलिए सब चीज के अलावा पॉलिटिक्स को भी ध्यान में रखिए एक बार। हाँ, अगर पॉलिटिक्स के अलावा अगर आप एडवोकेसी में आना चाहते हैं, तो एडवोकेसी देखिए एक तरीके से अभी तो एडवोकेसी को लोग बना दिए हुए रीलबाजी का एक बहुत बड़ा अड्डा, लेकिन रीलबाजी के अलावा भी वकालत का एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपके परिवार को ताकतवर बनाता है, और आपको ताकतवर इसलिए बनाता है कि आप उस कमजोर समाज के लिए खड़े हों जिस समाज के पीछे कोई खड़ा नहीं है। इसलिए वकालत के करियर में आने वाले लोग या जो भी आना चाहते हैं वो ये सोच के जरूर आए कि हमें समाज के उस पायदान पे खड़े व्यक्ति के लिए लड़ना है जिस व्यक्ति को उसका न्यायिक अधिकार अभी तक नहीं मिला है। वकालत सिर्फ और सिर्फ दूसरे को उसका खोया हुआ अधिकार दिलाने का नाम है। वकालत केस लड़ना, पैसा कमाना वो एक अलग चीज है, लेकिन वकालत का मेन जो कोर मोटिव है वो वैसा मोटिव है कि समाज के वैसे पायदान पे पड़े हुए व्यक्ति जिसको आज भी उसका अधिकार नेताओं के द्वारा या किसी और कारण से नहीं मिल पाया है, उसको अधिकार दिलाने का एक सबसे बड़ा जवाबदेही जो होता है वो एक अधिवक्ता के करियर पे होता है, कंधे पे होता है। और अधिवक्ताओं ने ही इस देश को आजाद कराया है, इस बात को समाज भूल गया हुआ है। इसलिए बिल्कुल आइए, एक अधिवक्ता ही एक अच्छा पॉलिटिशियन होता है। चाहे आप राजेंद्र प्रसाद साहब को देख लीजिए, महात्मा गांधी जी को देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू जी को देख लीजिए, B.R. अम्बेडकर साहब को देख लीजिए, जो अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन जिन्होंने इस देश के निर्माण में अपना योगदान दिया है। बिल्कुल देखिए, आप लेना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो आपको कानूनी पचड़े में ऐसे जगह उलझाएगा। जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर के हाथ में एग्जीक्यूटिव होता है। अगर जुडिशियरी ना हो तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव मिलकर पूरा का पूरा सत्यानाश करा दे। आज लोग थाना पे जाने से क्यों डरता है? थाने पे जाने से पहले उसको लगता क्या है कि थाना पर जाएंगे बिना 5,000 ले ले FIR नहीं करेगा। थाना पर जाने के बाद
थाने की स्थिति ऐसी है, थाना तो छोड़ दीजिए, अधिकारी के ऑफिस की बात बता रहे हैं कि अगर कोई गरीब व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति जाता है, उसको भी लोग गाली गलौज करके वहां से भगा देता है, सही जानकारी नहीं देता है। एक राशन कार्ड बनाने के लिए 8 बार दौड़ाया जाता है किसी बुजुर्ग को। ये इस देश की विडंबना है कि अधिकारी मतलब हार्टलेस हो गए हैं, इमोशनलेस हो गए, उनको समझ में नहीं आता है कि हमारे पिता के लोग हैं, उसको रे तू तुम करके बात करता है। ये शर्म आना चाहिए। इसका मतलब है कि तुम्हारी पढ़ाई पढ़ाई ही है, तुम्हारे पास संस्कार नाम का कोई चीज नहीं है। तुम नहीं समझ, जो बुजुर्गों को तू तरह करके बात कर सकता है, उल्लग आप उससे बात करेंगे तू तरह करके, जो कमजोर है, जो दीनहीन है। वही ताकतवर के पास आप तू तरह करिए, 4 लाठी मारेगा, सारा अधिकारी गिरी निकल जाएगा वहीं से। आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। पॉलिटिक्स में आइए, वकालत में आइए, अच्छा बिजनेसमैन ही बनना है। इतना अच्छा बनिए कि अगर अच्छा बिजनेसमैन के दाएं बाएं पॉलिटिक्स घूमता है, तो बिजनेसमैन बनना है तो छोटा नहीं, बढ़िया बनिए, ताकि आपके अपने परिवार, अपने समाज और अपने राज्य गौरव महसूस कर सके, और इन नेता मंत्री के झुंझलाहट से निकल के आप बाहर आ सके। ये चीज होनी जरूरी है। अच्छा, हमारा अगला क्वेश्चन आपसे हम ये जानना है कि अगर मान लीजिए कि आपको कानून में कुछ बदलाव करने का अधिकार मिल गया, तो ऐसा कौन सा 3 कानून को जो है आप बदलना चाहेंगे? नहीं 3 तो कम से कम 1-2 जो कानून आपके जहन में आता है कि ये बदल जाना चाहिए, जिससे ये चेंजेस, मतलब ये फ़ायदा होगा। देखिए, कानून को बनाने के पीछे बहुत सारी मशीनरी काम करती है, उसको आप कंप्लीटली गलत और कंप्लीटली सही नहीं कह सकते। जैसे कानून का दुरुपयोग रोकना बहुत जरूरी है, ठीक है। कानून का उपयोग और दुरुपयोग, कानून का उपयोग जिन लोगों के लिए बनाया गया, कुछ नियम है। जैसे आप देख लीजिए, डाउरी एक्ट का मामला है, डिवोर्स का मामला है, SC/ST एक्ट का मामला है। इन सब मामलों में सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जिस व्यक्ति को इसकी जरूरत है, उस व्यक्ति को उस समय न्याय नहीं मिल पाता है, लेकिन इसका फायदा वैसे लोग उठाते हैं जो लोग इसमें बिचौलिया का काम करते हैं। अब जैसे देखिए कि अगर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, उस एक्ट में ये बताता है कि किसी भी महिला को दहेज के लिए उसके ससुराल वालों के द्वारा प्रताड़ित किया जा सकता हो, तो वो डाउरी प्रोहिबिशन में जाए। बेस मतलब एकदम ये सही बात है कि आज भी समाज में महिलाओं पर दहेज को लेके प्रताड़ना होती है, लेकिन जिनके साथ प्रताड़ना होती है उसमें से कानून तक पहुंचने वाली महिलाएं 1% है। लेकिन इसका दुरुपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या जो है बहुत अधिक है। उन्होंने इसको अपना एक पेशा बना लिया है, क्योंकि उनको लगता है कि हम इन चीज़ों से हटेंगे तो हमारा जो अपना मतलब अपने तरीके से हम इसको मैनेज करना चाहें तो हम कर सकते हैं। SC/ST एक्ट में देख लीजिए, जहाँ पे SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, बिहार ही छोड़ दीजिए, बिहार से बाहर चले जाइए, जहाँ पे इसका मेजर दुरुपयोग होता है, और वाकई में SC/ST लोगों के साथ इस तरीके की परेशानियाँ होती है। तो उनके पास उनका कानूनी अधिकार उनको मालूम नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ बताया गया है कि तुमको SC/ST एक्ट है, SC/ST एक्ट है। और SC/ST एक्ट में कुछ लोग जो उनके जाति के नेता बन के घूमते हैं, वो SC/ST एक्ट का फायदा उठाते हैं, और उससे मिलने वाले जो अनुदान है उस अनुदान का फायदा उठाते हैं। अब बदले में भोले वाले SC/ST लोगों को घुमा फिरा के गुमराह करते हैं वो लोग। तो वाकई में जिनको उनकी ज़रूरत है उनको जागरूक करने की आवश्यकता है, उसमें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है जो थर्ड पार्टी का काम करे। तो कानून बदलने से ज़्यादा बेहतर है कि कानून का संशोधन किया जाए। तो अगर हमसे पूछा जाए तो कानून में संशोधन करने की आवश्यकता अगर है तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में है, आप चाहें तो SC/ST एक्ट में भी है बहुत सारी चीज़ों को संशोधन करने के लिए। देखिए, रिजर्वेशन में हमारा मानना 2 तरीके से है। रिजर्वेशन में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि रिजर्वेशन डिजर्विंग लोगों को तो खैर मिले न मिले वो एक बात की बात है। रिजर्वेशन की आवश्यकता, सरकार की इतनी क्षमता नहीं है कि वो सारे लोगों को, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी, SC/ST, जनरल, OBC, EWS, किसी में भी सारे समुदाय को जॉब दे सकती हो, वो सरकार के औकात के बस की बात बाहर। हमारा सिर्फ वैसे वर्ग से, वैसे युवाओं से लेना देना है जिन लोगों का अपना एक ट्रेडिशनल वर्क रहा है, जैसे हजाम जिनको हम EBC या OBC कैटेगरी में डालते हैं, यादव लोग, ठीक है। आज सोचिए कि यादव लोग जिनका दूध व्यापार पे मोनोपोली हुआ करता था, होता था, आज उन यादव लोगों को भ्रमित किया गया और उन लोगों को उनके मूल काम से भटका दिया गया। आज आप सोचिए कि अगर वो डेयरी फार्मिंग में लगे होते तो क्या उनसे बेहतर कोई डेयरी फार्मिंग कर पाता? दूसरी चीज, जो सैलून का काम कर रहा है हमारा भाई, या जो समुदाय कर रहा है हजाम का, आज उस समुदाय के लोगों को अगर डाइवर्ट ना किया जाए तो क्या उसको सरकार 5 लाख 10 लाख का लोन दे दे तो क्या अच्छा सैलून खोल के नहीं चला सकता है?
लोहार समुदाय पे आइए, बढ़ई पे, अगर उनको आज सरकार इस तरीके की ट्रेनिंग स्किल की दे दे और उनको जितना जितना उनका काम है, उनको अपना काम अमेजोन, फ्लिपकार्ट या एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना ले जैसे जेम पोर्टल बनाए हुए हैं उस पर कर ले, तो क्या लोहार समुदाय के युवाओं को कहीं रोजगार ढूंढने की आवश्यकता है? हम क्यों झुंझुना बजा रहे हैं इस चीज का कि रिजर्वेशन हटाओ, रिजर्वेशन रखो? कोई फायदा नहीं है। आप अपने ट्रेडिशन को अपनाइए, आप भटकेंगे तो आपको गड़बड़ा दिया जाएगा। आज अगर कोई कुशवाहा समुदाय का लोग है, वो सब्जी और फल अपना फल का उत्पादन कर रहा है, उनके पास जमीन हो चाहे जिस तरीके से वो उत्पादन कर रहे हो, क्या वो अपने सब्जी और फल को बेच रहे हैं तो क्या उनका फल बिकेगा कि नहीं बिकेगा? एक्सपोर्ट तो कर ही सकते हैं, ट्रेनिंग दीजिए एक्सपोर्ट करने की, बढ़िया सब्जी उपजाने की। तो उसको छोड़ के उलझा के रखा गया जाति व्यवस्था में। आज बड़े बड़े लोग जो आज मोची का काम कर रहे हैं, चर्मकार लोग हैं, आज उनके जगह पे कोई कह सकता है कि केवल उसमें जो है किसी ऐसे जाति का जो चर्मकार समुदाय के लोग हैं सिर्फ वही लोग कर रहे हैं? बड़े बड़े चमड़ा का कारोबार दूसरे लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? दूसरी जाति के लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो फिर उनको उनका अधिकार दीजिए। तो उनको बरगला दिया गया कि नहीं, तुम इधर ही उलझे रहो, तब तक जिधर का काम जिसको करना है वो करता रहे। तो मुद्दा सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जो युवा स्किल्ड है उस चीज के लिए, जिसके पास वो पहले से स्किल आता है, गुण आया हुआ है, उसको उसी की ट्रेनिंग देके उसको आगे बढ़ा दीजिए। भारत का हैंडीक्राफ्ट सेक्टर जितना बढ़िया है, आप कुम्हार को देख लीजिए, बना रहा है 10-10 रुपया में घैला बेचने पे वो लोग मजबूर है कि नहीं है ना? आज उसको पका के बढ़िया से हैंडीक्राफ्ट करके वो अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे अगर लिस्ट करें तो क्या उनका सेल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? वही घड़ा जो है जो यहाँ 10 रुपए में बेच रहे हैं वहाँ 300 में बिकेगा। आज गोबर का देख लीजिए, कभी अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे, कभी ब्लिंकिट से ऑर्डर कीजिएगा, 60 रुपया में इतना छोटा छोटा गोबर का उपला 12 को उपला देता है 60 रुपया में। आप किसी चले जाइए यादव भाई के यहाँ जिनके यहाँ गोबर पथा रहा हो और उनसे कहिए, वो क्या करेंगे, 60 रुपया में एक बोरा भर के आपको दे देंगे कि ले जाइए। तो इससे समाज में सौहार्द भी बढ़ा रहता है और एक दूसरे के प्रति लोगों का झुकाव भी बना रहता है और इनकम भी बढ़ा रहता है। जनरेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो इनकम नहीं बढ़ेगा। इसी बात पे हमें एक बात याद आ गया, अभी तुरंत जो है एक प्रोटेस्ट चल रहा था, बहुत बड़ा जो है ये रूप ले भी लिया था सीजेपी पार्टी का, कॉकरोच जनता पार्टी का। तो ये मुहिम कहाँ तक सही था? क्या लगता है कि ये कहीं से निकला हुआ चीज़ है या लोगों का सही में परेशानी वहाँ दिख रहा था? मतलब आपका इस पर क्या मानना है? अगर बताना कुछ बताइए इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, उस आंदोलन में जो कॉकरोच जनता पार्टी जिनकी आप नाम ले रहे हैं, उन्होंने क्लियर कहा है कि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो अगर हम इस बात को मान के भी चले कि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, उनका मुद्दा सही था। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई है समझिए, उन लोगों में जितने भी स्टूडेंट गए थे वो अपने राइट के लिए लड़ने, वो फर्स्ट टाइम आंदोलनकारी थे, ठीक। बाद में जो उनके पीछे से लोग गए हैं वो पुराने आंदोलनकारी थे। अब हुआ क्या कि उनके आंदोलन की आड़ में जो युवाओं का आंदोलन था उसमें पॉलिटिकल कुछ लोग हैं जिनको, अब सपोज करिए कि आप किसी बारात में गए और बारात आपकी है, उसमें कोई एक शरारती घुसा और किसी ने किसी को पीछे से चीटी काट लिया और पीछे में आप खड़े हैं, मार कौन खाएगा? ठीक, प्रॉब्लम वही हुई है। हुआ ये है कि वो लोगों का आंदोलन सही था, सही जगह जा भी रहा था, तो पीछे से चीटी काटने वाला घुस गया उसमें, और जिसके वजह से मामला चल रहा था कुछ, फिर मतलब हंसुआ के शादी में खुरपी का गाना बजना शुरू हो गया उसमें। तो ये ज़्यादा जरूरी है कि जब आप किसी, महात्मा गांधी जितने बड़े लोग जब असहयोग आंदोलन चला रहे थे, तो बहुत बड़े मास पॉपुलेशन को लेके जब आप चलते हैं ना, तो उसमें ये संभावना बनी रहती है कि कई बार मास पॉपुलेशन में कोई ना कोई एक ऐसा शरारती तत्व है जो उस चीज़ को गड़बड़ कर देता है। तो सबसे कई बार आप देखेंगे कि महात्मा गांधी को अपना असहयोग आंदोलन चौड़ा चौड़ी घटना के बाद वापस ले लेना पड़ा था, क्योंकि उनको पता था कि हमको शांतिपूर्ण चाहिए। ये लोग भी शांतिपूर्ण ही कर रहा था, लेकिन बीच में कोई घुसा और वो सारा चीज़ लेके गड़बड़ कर दिया। नतीजा ये हुआ कि सारा बदनामी इन लोगों के माथे मढ़ गया। और आज जो है जो भी लीगल परेशानी हो, क्योंकि देखिए स्टेट जो है ना वो इनसिक्योरिटी पहले क्रिएट करता है। जो राज्य है जिसको हम लोग देश कहते हैं, वो पहले इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है, फिर उस इनसिक्योरिटी से बचने के लिए आपको फोर्स देता है, और उस फोर्स से फिर इलाज करवाता है, फिर कहता है कि आप देश इनसिक्योर हो गया हुआ है। तो पहले टकला होने का व्यवस्था देता है, फिर कंघी बेचता है, ठीक है। तो इसलिए इन लोगों का आंदोलन सही जा रहा था, लेकिन प्रॉब्लम यह था कि उसमें जो लोग, कुछ लोग भीतर घुसे थे, वो लोग इस चीज को दिशा भ्रमित कर दिए थे, ये गड़बड़ हुई थी उससे।
इसी से जो है जब दिग्भ्रमित हो जा रहा है लोग, क्योंकि खबर जिस जो चाहिए वो मिलता नहीं है, जो मिलना चाहिए वो सही परख नहीं पाते हैं। तो आप अभी के युवाओं को क्या संदेश दीजिएगा कि कैसे लोग जो भी ऑनलाइन, क्योंकि सोशल मीडिया तो आज के समय में तुरंत कोई भी न्यूज़ जानने के लिए सुविधाजनक भी है और हम लोग खबर भी कहीं का लेके आ जाते हैं, तो कौन सा खबर सही है और कौन सा खबर जो है वो गलत है, मतलब सही और गलत के बीच में जो डिफ्रेंशिएट करना है वो कैसे किया जाए, इसके बारे में बता दीजिएगा युवाओं को। देखिए, इसमें आम जनता को एक सजेशन मेरा रहेगा, चूंकि हम मानते हैं पर्सनली, चूंकि ये विवादित हो सकता है बात, हम मानते हैं कि इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो है ना, इस देश का मीडिया है। ठीक, इस देश में जब तक दूरदर्शन चैनल चलता था ना, उन लोगों का एक बड़ा अच्छा सा सिस्टम था। रात के 8 बजे, सुबह के 10 बजे न्यूज आना है, 15-20 मिनट पढ़ना है और चले जाना है। जब से 24x7 न्यूज आया है और जब से चिल्लाने वाले लोग आए हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उन लोगों ने इस पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया। और वो सारे लोग, चाहे वो इस पार्टी के हों चाहे इस पार्टी के हों, उनको न्यूज़ देश के यूथ के लिए नहीं दिखाना, इस देश के डेवलपमेंट के लिए नहीं दिखाना, उनको सिर्फ इसलिए दिखाना है क्योंकि वो अगले पार्टी से पैसा मिलेगा, तो वो पैसा के लिए न्यूज़ दिखाते हैं। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं खास करके, और ये यूट्यूब वाला न्यूज से बच के रही, सब झूठा है, एक नंबर का 100% झूठा है सब। ये सब को कुछ नहीं आता है। कम से कम डीडी न्यूज़ का एक खासियत था कि जब कोई न्यूज़ नहीं होता था तो बताता था कि खेती कैसे करें, बैंगन कैसे रोपेंगे, भिंडी कैसे रोपेंगे, कौन सा खाद लगाएंगे, लोगों को समझ में आता था। अभी जो आया हुआ है, जो चिल्लाता है कि फलाना ने ये कर दिया, फलाना ने वो कर दिया, वो कर, आराम से भी बोल सकते हैं उस बात को, लेकिन उसमें चिचियाने की जरूरत नहीं थी। इन लोगों ने इस देश का बेड़ा गर्क किया है। अब आपको टेस्टिफाई करना है तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पीआईबी को फॉलो करें, जिसको बोलते हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसको फॉलो करिए, वहाँ पे फैक्ट आता है। डायरेक्ट डिपार्टमेंट को फॉलो करिए कि डिपार्टमेंट का क्या इस पे स्टैंड रहा है, बजाय इसके कि किसी न्यूज चैनल को फॉलो करिए। ये जितने न्यूज चैनल है सब का सब गुड़ गोबर है, इसको कुछ नहीं पता है, बस केवल और केवल लोगों के इमोशंस के साथ खेलता है। एआई तो खैर देखिए, एआई का तो इस्तेमाल कर ही रहा है, एआई का इस्तेमाल अच्छे तरीके से भी किया जा रहा है और मिसगाइड करने के लिए भी किया जा रहा है। तो ये तो गोबर सब है, इस सब का तो बात ही छोड़ दीजिए, बकवास है, सब बकवास है इन लोगों का। जो लास्ट क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि अभी तक के चुनावी मुद्दे, चुनावी मैदान में और कोर्ट रूम के सबसे मज़ेदार जो पहल और जो सुखद समय रहा था है आपके लिए, यादगार पल है, उसको यहाँ पे बताना चाहेंगे लोगों को। देखिए, कोर्ट रूम का तो हर दिन कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन हम आपको चुनाव के बारे में बताते हैं। चुनाव में जिस समय हम खड़े हुए थे उस समय हमारे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि 100 वो वोट भी नहीं आएगा, ठीक है, बहुत अपने करीबी लोगों ने कहा था। लेकिन हम धन्यवाद करना चाहते हैं हम उन लोगों का, उन माताओं बहनों का, उन भाइयों का और उन सभी लोगों का जो खास करके ओबीसी कम्युनिटी, ईबीसी कम्युनिटी, एससी एसटी वैसी महिलाएं जिनके पास तक हम पहुँचे और उन्होंने अपना बेटा समझ के हमको वोट किया था, ये कह के कि जाइए हम आपके साथ खड़े हैं, आज उस भरोसा के बदौलत हम तीसरे स्थान पे पहुँचे। इंटरेस्टिंग मुद्दा ये था कि एक बार एक क्षेत्र में गए थे, नाम लेना उचित नहीं है लोगों का, क्षेत्र में जब हम गए तो हमारे पास हमारी गाड़ी को हाथ दिया गया कि गाड़ी रोक दीजिए यहीं पे। उन्होंने कहा कि इस गांव में आप नहीं घुस सकते हैं। हमने पूछा कि क्यों? तो ये गांव फलाने नेताजी का मोनोपोली है, इस गांव का फलाने नेताजी का सबसे बड़ा ही फेवरेट गांव है, सारा गांव इन्हीं को वोट देगा। हम ठीक है, आपको जिनका आपका अधिकार है, आप जिनको भी वोट देना चाहें उनको आप वोट दे सकते हैं, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वोट मांगना मेरा अधिकार है, हमको भी तो आने दीजिए। तो नहीं, इसमें कोई नहीं आएगा। तो सामने में एक सड़क जो दिख रही थी जहाँ हम रुके थे, वो सड़क में लगभग समझिए तो इतना गड्ढा था, इतना गड्ढा था उसमें। तो हम उनसे पूछे कि नेताजी आपके 10 साल से सांसद विधायक लोग हैं, इसको आपके नेताजी क्यों नहीं बनवाए? तो नहीं, जैसे है वैसे ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वोट तो हम लोग फलाने आदमी को देंगे। तो हम उनको एक चीज़ बोले, हम देखिए वोट देना न देना तो अपनी बात है, लेकिन जब भी आपको लगे कि सड़क बनवाने में हमारे किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता है, तो आप हमको निसंकोच कहिएगा, बिना इस बात को सोचे कि हम किसी और पार्टी से हैं, हम निर्दलीय हैं या कुछ भी हैं। जब भी आपको महसूस हो कि आपके अपने बच्चे के शिक्षा में किसी प्रकार का व्यवधान हो, तो याद रखिएगा कि हमारे पास शिक्षक होने का भी अनुभव है, हम आपके बच्चे को अच्छा गाइड कर सकते हैं। कभी लगे कि रोजगार में कोई परेशानी हो रही है तो भी आप हमारे पास आइएगा। और यकीन मानिए कि चुनाव
लड़ने के बाद उस सड़क को बनवाया हुआ मेरा है, कंप्लेन करके। और वो आदमी आया, वो आदमी बोला कि भैया अब आप जब खड़े होइएगा ना तो हम डायरेक्ट तो आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम पीछे से आपका ही सपोर्ट करेंगे, लेकिन डायरेक्ट जाएंगे तो अगला आदमी हमको मारेगा। ठीक, ये डर निकलना बहुत जरूरी था। तो खैर कोई बात नहीं, वो हमारा इनडायरेक्ट सपोर्टर तो है। तो नीतीश कुमार जी से हम एक चीज़ सीखे हैं कि सब कुछ फ्रंट पे ना हो तो ठीक है। नीतीश कुमार जी का एक वोटर, जिसको महिला वोटर कहते हैं और चुप्पा वोटर कहते हैं, कि सब काम करता है वो एक राजनीति अगर फॉलो करना है तो नीतीश कुमार जी से सीखिए। और नीतीश कुमार जी के हम बहुत मतलब अच्छे फॉलोअर इसलिए मानते हैं क्योंकि उनका जो राजनीति है ना, वो आज भी बिहार में उनके बराबर का कोई मुख्यमंत्री नहीं है। और बिहार को जहाँ तक पहुँचाया गया वो नीतीश कुमार का ही पहुँचाया हुआ है। और हम राजनीति सीखिए तो नीतीश कुमार से सीखिए। कोई जात पात नहीं, कोई 3-5 नहीं, निजी जीवन में कोई कैसा भी उसे बहस नहीं है, लेकिन आज लड़कियों को स्कूल तक पहुँचाया हुआ नीतीश कुमार का, गली गली में सड़क बनवाया हुआ उन्हीं का है। तो नीतीश कुमार जैसे नेताओं का होना इस देश में बहुत ज़रूरी है। बाकी तो जब बाकी जो नेता है वो बिहार पे दुर्भाग्य ही है, उनका कुछ कह नहीं सकते, वो दुर्भाग्य, भगवान बचाए उनसे। तो एक और लास्ट हमको बात करते करते लाए कि ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आगे आपको लगता है कि अब आप जो है वो लोकसभा में ही आएंगे, विधानसभा में आएंगे, और कोई चुनाव, क्या प्रोग्राम आपका चल रहा है, ये पार्टी के बारे में आप